शिक्षा शब्द को। अब दोनों जो शब्द हैं, एक तो शिक्षा और मनोविज्ञान, दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये जो शब्द हैं वो दो शब्द हैं ना, एक तो शिक्षा जो हमने अभी अभी पढ़ा है, पूरी तरीके से समझा है डिटेल में इतनी देर में, और एक शब्द है मनोविज्ञान। ध्यान देना मेरी बात पर, एक शब्द है मनोविज्ञान, ठीक है। एक तो शिक्षा और एक मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ अभी अपन ने वास्तविक अर्थ शिक्षा का देखा था, जो कि गुरुकुल में जब विद्यार्थी पढ़ने जाते थे तो अज्ञान रूपी अंधकार को गुरुजन मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश उनको देते थे। तो शिक्षा शब्द का जो वास्तविक अर्थ अभी अपन ने पढ़ा, प्रकाशित या परिमार्जित करने की क्रिया, ये हमने शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ पढ़ा था, प्रकाशित या परिमार्जित करने की क्रिया, ठीक है। और एक मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का क्या अर्थ निकाला था जीवी वॉटसन ने 1920 में लास्ट में, विभिन्न चरणों से गुजरते हुए व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान को हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं? व्यवहार के अध्ययन के रूप में। सबसे सरल विषय कौन सा है अगर ये प्रश्न आ गया तो मनोविज्ञान ही सबसे सरल विषय, साइकोलॉजी, क्योंकि ये व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। अर्थात हमारे व्यवहार में जो प्रतिदिन घटित होता है, हमारे व्यवहार में जो हम प्रतिदिन वातावरण में चारों जो घटनाएं घटित होती देखते हैं, उन्हीं का जो अध्ययन है। मानव का जो शरीर है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किस किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, उन सभी का जो अध्ययन है, उन सभी में जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, किसके माध्यम से आता है? मनोविज्ञान के माध्यम से आता है। तो ये दो शब्द है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा को अपन ने पूरी तरह समझ लिया, प्रकाशित है परिमार्जित करने की क्रिया, और मनोविज्ञान का मतलब है व्यवहार का अध्ययन। इन दोनों शब्दों को अगर एक ही में मिला दें तो फिर इसकी परिभाषा क्या बनती है? व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए, व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। दोनों शब्दों से अलग अलग अपन ने पढ़ा, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का मतलब प्रकाशित परिमार्जित करने की क्रिया, वास्तविक अर्थ होता है। मनोविज्ञान का अंतिम अर्थ निकला था व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार को क्या कर रहे हैं अपन शिक्षा के माध्यम से? परिमार्जित कर रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं। और व्यवहार को शिक्षा के माध्यम से अपन परिमार्जित या प्रकाशित करके फिर किसका अध्ययन कर रहे हैं? व्यवहार का ही अध्ययन जो कर रहे हैं वो किसका अर्थ है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया। अब जो अभी अपन ने जिस प्रकार से शिक्षा की अलग अलग साइकोलॉजिस्टों के अनुसार परिभाषा पढ़ी थी, डेफिनेशन, उसी प्रकार से अब पूरा शब्द शिक्षा मनोविज्ञान की जो अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है, वो भी समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अब शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले परिभाषा दी थी कॉलसेनिक ने। शिक्षा मनोविज्ञान की किसने दी थी? कॉलसेनिक। कॉलसेनिक ने सबसे पहले परिभाषा दी, और परिभाषा देते हुए कॉलसेनिक ने सबसे पहले बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका उपयोग जो है प्रयोगों एवं सिद्धांतों के लिए करती है। क्या है? प्रयोग एवं सिद्धांत का अनुप्रयोग। मतलब प्रयोग और सिद्धांत दो शब्द हैं इस परिभाषा के, कॉलसेनिक वाली की। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कॉलसेनिक वाली परिभाषा के दो शब्द हैं, एक तो प्रयोग और एक क्या? सिद्धांत। और प्रयोग व सिद्धांत दो शब्दों को सेट करना है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में। तो शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोग एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, अनुप्रयोग करना, अनुप्रयोग करना। तो कॉलसेनिक ये कहते हैं कि शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों को क्या करना? अनुप्रयोग करना। अब इसमें कॉलसेनिक की परिभाषा में केवल दो शब्द हैं, कौन कौन से? एक तो प्रयोग और क्या है? सिद्धांत। बस ये सेट करने थे। अर्थात जो शिक्षा है
उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी प्रयोग आए हैं कि किस किस प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण करते समय शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, उनकी क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सभी का अनुप्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ माना किसने? कॉलसेनिक ने। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। कॉलसेनिक के बाद अगले जो साइंटिस्ट है स्टीफन। स्टीफन में दो शब्द हैं, एक तो शैक्षणिक और एक क्रमबद्ध। शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षणिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? स्टीफन के अनुसार। तो स्टीफन में दो शब्द मैंने बताया, जैसे कि शैक्षणिक और क्रमबद्ध। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षणिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के जो एजुकेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, शैक्षणिक, क्रमबद्ध मतलब लगातार एक के बाद एक, इनका फ्लो नहीं टूटना चाहिए कि एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे से जॉइंटेड होने चाहिए। तो शैक्षणिक और क्रमबद्ध दोनों का शिक्षा में अध्ययन किसके शब्द है? किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के दोनों किसके? शिक्षा में अध्ययन के क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो दो शब्द है, एक तो क्रमबद्ध और एक शैक्षणिक। इन दो शब्दों से आप इसको पहचानोगे स्टीफन। तीसरे जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी वो कौन से हैं? कॉलसेनिक हो गए, स्टीफन हो गए, स्किनर क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो स्किनर में दो शब्द हैं, एक तो शिक्षण और एक अधिगम। तो शिक्षा मनोविज्ञान, इन्होंने ये कहा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। कौन सी शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान? तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो लिख लो, जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षण व अधिगम से संबंधित है या शिक्षण व अधिगम का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो दो शब्द हैं इस परिभाषा में, तो शिक्षण और एक अधिगम। तो स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या है? शिक्षण व अधिगम से क्या है? संबंधित है। एक और साइंटिस्ट हुए थे इसके शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देने वाले, क्रो एंड क्रो। अब गुरुजी, एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा क्लास में, गुरुजी बताओ क्रो एंड क्रो नाम है क्या है? पति पत्नी है या फिर क्या रहता है? क्रो एंड क्रो क्या है? तो मैंने बताया कि बेटा क्रो एंड क्रो पति और पत्नी हुए थे। समझ में? क्रो पति है और क्रो पत्नी है। तो यार पता नहीं चल रहा है कौन सा पति, कौन सा पति के आगे वाला पति है, पीछे वाली कौन है? पत्नी। तो क्रो एंड क्रो पति और पत्नी का नाम है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए क्या कहा वो भी सुनिएगा। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा में बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं या आंतरिक अभियोग्यताएं होती हैं, उनको आंतरिक अभियोग्यताओं का जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक विकास करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। मतलब परिभाषा क्या हुई इसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की क्रो एंड क्रो के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक आने वाले जो परिवर्तन है वो किसके माध्यम से संभव है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें दो शब्द हैं, जन्म और वृद्धावस्था। तो ठीक है, इन ऐसे कुछ रिलेटेड शब्दों से इन साइकोलॉजिस्टों के नाम के साथ आप परिभाषा को ध्यान रखिए। समझ में आएगी उम्मीद। तो शिक्षा मनोविज्ञान की इन चार साइकोलॉजिस्टों ने परिभाषा दी। अब शुरुआत सुनिए। अब शिक्षा मनोविज्ञान का अपन थोड़ा सा ज्ञान और लेते हैं। अभी अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी विभिन्न साइकोलॉजिस्टों के अनुसार डेफिनेशंस का अध्ययन किया है।
इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में अब हम आगे बढ़ते हैं इसके टॉपिक पर। क्योंकि आज का ये टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरी क्लास चल रही है साइकोलॉजी की अपनी। तो अब क्या हुई शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अब कैसे होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत जो है वो 1900 ईस्वी में हुई। कौन सी ईस्वी में हुई? 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में आया। कैसे आया? शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग किया, इससे शिक्षा मनोविज्ञान बना। तो एक शिक्षा शास्त्री थे, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री। और अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कौन थे? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे थॉर्नडाइक। वो 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर आए। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की अगर जनक पूछे जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के जीवन में 1890 ईस्वी में एक घटना घटित हुई जिससे उनके लिए बहुत ही लज्जा महसूस हुई। और उस लज्जा से लज्जित होकर के 10 वर्षों तक अथक प्रयास किया था थॉर्नडाइक ने। और 10 वर्षों के अथक प्रयास के बाद थॉर्नडाइक ने 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में लाया और शिक्षा मनोविज्ञान बनाया। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो थॉर्नडाइक कहे जाते हैं। बात यह आती है कि जब थॉर्नडाइक पर प्रभाव ऐसा क्या पड़ा जिससे इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को 1900 ईस्वी में दिया। तो थॉर्नडाइक पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो प्रकृतिवादी विचारक रूसो को पड़ा था। रूसो एक बहुत ही महान प्रकृतिवादी थे और रूसो की पुस्तक थी इमाइल। जो रूसो की पुस्तक थी इमाइल, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था थॉर्नडाइक पर। रूसो ने जो इमाइल पुस्तक लिखी थी, एक बहुत ही महान प्रकृतिवादी विचारक थे रूसो। उनकी इमाइल पुस्तक में ऐसे विचार निहित हैं कि आज भी उनकी प्रभावशीलता हमको महसूस होती है। रूसो की जो इमाइल पुस्तक है उसमें ऐसे बहुत से विचार हैं जिनकी प्रभावशीलता हमको क्या है, आज भी महसूस हो रही है। और आज भी महसूस होने के कारण जो इन पर प्रभाव पड़ा उन्हीं विचारों का, किसका? थॉर्नडाइक पर। इसलिए थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को लाया। अच्छा, रूसो की जो इमाइल पुस्तक है उसमें कौन कौन से विचार ऐसे हैं जिनकी प्रभावशीलता हमको आज भी महसूस होती है। रूसो की इमाइल पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है वो ये लिखा हुआ है कि जो बालक होता है ना, बालक एक पुस्तक के समान होता है और शिक्षक को उसे अद्योपांत पढ़ना चाहिए। ये पहला विचार था रूसो की इमाइल पुस्तक में, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव थॉर्नडाइक पर पड़ा। क्या विचार था पहला? कि रूसो की जो इमाइल पुस्तक थी, रूसो जो कि प्रकृतिवादी विचारक थे, बहुत ही प्रकृतिवादी विचारधारा के थे, प्रकृतिवादी थे। इनकी एक पुस्तक थी इमाइल। कौन सी पुस्तक थी? इमाइल। इस इमाइल पुस्तक का जो पहला विचार है वो ये है, इससे जो बालक है वो एक पुस्तक के समान है। पहला विचार इसमें ये है, बालक एक पुस्तक के समान है। शिक्षक को उसे अद्योपांत पढ़ना चाहिए। शिक्षक को उसे अद्योपांत पढ़ना चाहिए, अद्योपांत पढ़ना चाहिए। ये पहला विचार है किसका? रूसो की इमाइल पुस्तक का, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव थॉर्नडाइक पर पड़ा, जिसके कारण 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहलाए थॉर्नडाइक। तो बालक एक पुस्तक के समान होता है, अर्थात बालक में सभी प्रकार का जो ज्ञान है, सभी प्रकार की जो क्षमताएं हैं, सभी प्रकार की जो योग्यताएं हैं वो पहले से ही निहित हैं उस बालक में। सभी प्रकार की क्षमताएं बालक रखता है, लेकिन जरूरत है तो शिक्षक को उस बालक को समझने की, उस बालक को समझने की। जिस प्रकार से पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है और उस पुस्तक का ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे उसको कितना भी पढ़ लो, बार बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा ही। उसी प्रकार जो बालक होता है उसमें भी ज्ञान के अथक प्रयास, अथक योग्यताएं, क्षमताएं निहित हैं। जरूरत है तो शिक्षक को उस बालक को पढ़ करके उन क्षमताओं को बाहर निकालने की। ये इस लाइन का मतलब होता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव थॉर्नडाइक साहब पर पड़ा। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे थॉर्नडाइक।
इसके बाद उनका जो दूसरा विचार था, रूसो की इमाइल पुस्तक का, और दूसरा विचार ये था क्या कि जो बालक बालिका जो होती हैं, बालिकाएं छात्राएं, उनको चार दीवारी के अंदर की शिक्षा दी जानी चाहिए, और बालक जो होते हैं उनको बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छा, इस लाइन को अब मैं बोल रहा हूँ, इस लाइन को बहुत से विद्यार्थी गलत मानेंगे कि रूसो की जो इमाइल पुस्तक है इसमें ये विचार गलत है कि बालिकाओं को चार दीवारी के अंदर की शिक्षा दी जानी चाहिए और बालक को बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा चाहिए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। आप किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, हो सकता है आपका सोचने का दृष्टिकोण गलत हो, इसलिए जो दूसरा मैं विचार बता रहा हूँ कि जो बालिका है उसको चार दीवारी के अंदर की ही शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात बालिका को ऐसा नहीं कि एजुकेटेड नहीं करना चाहिए, एजुकेटेड करना चाहिए, लेकिन चार दीवारी के अंदर की जो शिक्षा है, जो सिविल सर्विसेज होती हैं आजकल, उनकी जो एजुकेशन की, उनकी सर्विस की खूब उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन आर्मी वगैरह इनकी शिक्षा रूसो की इमाइल पुस्तक के अनुसार नहीं दी जानी चाहिए। जो बालक होते हैं उनको बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल ही सही विचार था रूसो का। दूसरा भी, तीसरा विचार जो रूसो को आया वो क्या आया वो सुनिएगा। तीसरा विचार रूसो का ये आया, रूसो की इमाइल पुस्तक में तीसरा विचार था वो ये था कि रूसो ने ये बताया कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो प्राथमिक शिक्षा बालक व बालिकाओं दोनों को ही साथ साथ दी जानी चाहिए, और जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है वो बालक व बालिकाओं को अलग अलग दी जानी चाहिए, और जो स्नातकोत्तर स्नातक शिक्षा होती है वो बालक व बालिकाओं को एक साथ दी जानी चाहिए। आज भी हम उन रूलों को फॉलो कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि हम जो जैसे कि विभिन्न प्रकार के आजकल आप विद्यालय देखते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लगभग आपको विद्यालय एक ही मिलेंगे जिसमें बालक बालिकाएं साथ साथ पढ़ने जाते हैं, और माध्यमिक विद्यालय आपको बालिकाओं के लिए अलग, बालक के लिए अलग अलग मिलेगा, आप देखते हैं गवर्नमेंट के। और जो स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा जिस प्रकार उन्होंने बताया कि एक साथ दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो सुनिएगा। जैसे उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बालक बालिका को एक साथ दी जानी चाहिए क्योंकि बालक ना समझ होते हैं, बालिका भी ना समझ होती हैं, साथ साथ शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसमें मित्रवत विकास हो सके। और उन्होंने कहा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो शिक्षा है वो उनको अलग अलग दी जानी चाहिए, क्योंकि उस समय बालक व बालिका दोनों ही किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं, इसलिए उन पर जो संवेगों का नियंत्रण रहता है, कई प्रकार के उन पर संवेग नव उजागर होते हैं, इसलिए उन संवेगों को नियंत्रित कर पाना उसमें बस में नहीं होता है। इसलिए बालक और बालिकाओं को जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, वो अलग अलग दी जाती है। आज भी इस प्रकार की प्रणाली है। जो स्नातक व स्नातकोत्तर जो शिक्षा है उसको एक साथ दे जाने के लिए इसलिए कहा गया कि उस समय तक बालक पहुंचने के लिए सब कुछ समझने लग जाता है, जानने लग जाता है, पहचान करने लग जाता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से विकास हो जाता है संपूर्ण। तो इसलिए जो स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा वो एक साथ दी जानी चाहिए। इस प्रकार से रूसो की इमाइल पुस्तक के ऐसे विचारधारा हैं जिनकी प्रभावशीलता हम आज भी महसूस हो रही है, आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं अपन, ये अपन देखते हैं। तो इसी से प्रभावित होकर के थॉर्नडाइक ने ये दी। इसके बाद में जो एक शिक्षा शास्त्री थे, एक थे जॉन डीवी, ध्यान देना मेरी बात, जॉन डीवी। अब बात ये आती है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की शुरुआत होने लगी कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतना ज़्यादा महत्व है, तो इसमें शिक्षक प्रशिक्षण होने चाहिए, अर्थात जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के शिक्षक को ये पता नहीं रहता है कि शिक्षक क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस प्रकार से किस बालक को समझना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत हुई थी वो 1900 ईस्वी में हो गई थी। कहाँ पर? अमेरिका में। और कौन ने की थी? अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी। जॉन डीवी जो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने अमेरिका में सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की शुरुआत की, और शिक्षक प्रशिक्षण की भी शुरुआत की बीएड एसटीसी की। कहाँ पर? अमेरिका में 1900 ईस्वी में। जबकि भारत में शिक्षक प्रशिक्षणों की जो शुरुआत है वो 1920 ईस्वी में हुई है। तो भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत किस में हुई है? 1920 ईस्वी में हुई है। इसलिए थॉर्नडाइक पर विचार पड़े, और अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कहलाए? जनक भी कहलाए। तो इस प्रकार से आज हमारा टॉपिक हुआ शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा जो कि साइकोलॉजी का सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद कल हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो है बाल विकास। बाल विकास, इस बाल विकास के बारे में कल हम चर्चा करेंगे।
तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के को आपको एक किस प्रकार का वीडियो लगा। और जैसे कि आपने पहले वीडियो में बताया, अति प्रसन्नता आपको हुई, हमारा जो तरीका है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब हमने शिक्षा साइकोलॉजी की शुरुआत की थी पहले वीडियो में, दूसरा वीडियो हमने शिक्षा मनोविज्ञान जो अब आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इस पर बताइए कि आपको किस प्रकार समझ में आया, कैसा लगा, और आपको वास्तव में ही समझ में आया हो और आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो। हालांकि हम समझते हैं हमारे पास कैमरे की इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है और इसके बावजूद भी हमारे पास संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है, या आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक्स कर दें, कमेंट करके भी हमको बताएं कि हमको और क्या इसमें सुधार करना चाहिए जिसमें हम इसमें सुधार करें। तो कल तीसरी क्लास होगी बाल विकास। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा अपलोड होते ही वीडियो, और उससे क्या है कि आपको प्लेलिस्ट भी प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम पूछ रहे तो मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, पुष्पेंद्र सिंह यादव जी, बिल्कुल, धन्यवाद।